तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार और गुरुजी को मन ही मन प्रणाम करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने जो 2 क्लास में देखे थे वो हमने गुरुजी के द्वारा रचित वेद फिजियोलॉजी के चुने हुए अंश में से लिए थे। उसमें हमने थोड़ा सा लीवर के बारे में जाना और लीवर के फंक्शंस के बारे में जाना। तो मोटे तौर पर लीवर के जो फंक्शन थे उनमें था बाइल प्रोडक्शन है, मेडिसिन साइड इफेक्ट को निकालना है और कोलेस्ट्रॉल को जो है बाइल में कन्वर्ट करना है, प्रोसेस करना है। फिर हमने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करके रखना है और जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो एक हो गया प्रोसेसिंग का वर्क, दूसरा हो गया स्टोरेज का वर्क। तो जो भी विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन में खासकर विटामिन ए है उसका स्टोरेज करना। विटामिन बी 12 का आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि बी 12 का भी जो है स्टोरेज करके रखा जाता है कई सालों तक। ये हो गया कन्वर्जन, हो गया मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना हो, होम्योस्टेसिस को बनाए रखना हो या फिर टेम्परेचर को मेंटेन करना हो, यह सब जो है लीवर काम करता है। तो ये कुछ जरूरी फंक्शंस है। बाकी हमने कुछ थोड़ी सी एनाटॉमी देखी थी, आज हम उस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लीवर की जो एनाटॉमिकल बेसिस है उसका जो वजन होता है, एक तो सबसे पहले देख लीजिए कि किस तरीके से लीवर दिखता है और वो कहाँ पर रहता है। ये आपका लीवर है और इसकी शेप जो है इस तरीके से होती है। तो इसका जो है मेनली इसको 2 भागों में बांटा गया है, राइट भाग एंड लेफ्ट भाग। राइट का हिस्सा बड़ा हिस्सा है, लेफ्ट का जो है छोटा हिस्सा है। ये जो हिस्सा है आगे जाके ये स्प्लीन को टच करता है और इसी के ठीक पीछे किडनीज भी होती हैं जो हम आगे देखेंगे। कुछ इसमें पार्ट हैं, 2 लोब हैं, मोस्टली राइट एंड लेफ्ट। बाकी इसकी और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ। कुछ लिगामेंट आपको दिख रही हैं, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो लीवर को 2 भागों में अलग अलग करती है। अलग मतलब पूरी तरह से सेपरेट नहीं, लेकिन एक हिस्सा बनाती है। तो इसमें फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ऐसी कई तरह की अलग अलग लिगामेंट होती है। इसी लीवर से अटैच होता है हमारा गॉल ब्लैडर। तो लीवर का मेन फंक्शन के रूप में देखा जाता है कि बाइल प्रोडक्शन, ये इसका मेन फंक्शन हो जाता है। और हमने देखा था कि लीवर के अंदर जो सेल होती है वो है हेपेटोसाइट सेल होती है। लीवर का ही दूसरा नाम हेपेटिक भी है, तो इसके अंदर होने वाली सेल का नाम हेपेटोसाइट बोला जाता है। और भी सेल होती हैं जैसे कफर सेल है, वो होती हैं। तो इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये था लीवर का एक ओवरव्यू। यकृत जो है इसका एक और नाम है लीवर का, इसको यकृत भी बोला जाता है, कुछ लोग इसको जिगर भी बोलते हैं। लीवर हो गया, हेपेटिक हो गया, इस तरीके से। तो यह लाल भूरे रंग का होता है और यह शंकु के आकार में दिख रहा है, उस तरीके से ये होता है। तो इसका जो छोटा वाला हिस्सा है वो स्प्लीन से जाके टच होता है और पेट के ऊपर, और बड़ा सिरा जो है छोटी आंत के ऊपर होता है जो डिओडिनम के ऊपर रहता है। आप सभी ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उस समय ये चीजें आपने डायग्राम में देखी होंगी। पूरा जो लीवर है वो फेफड़ों के नीचे दाहिनी ऊपरी पेट में स्थित होता है और इसका वजन जो है करीब करीब देखा जाए तो 1.5 किलो के समथिंग होता है। अगर पाउंड में देखें तो 3 से 3 to 3.5 पाउंड के बीच में होता है, और केजी में अगर देखें तो 1.5
5 kg के समथिंग इसका वजन होता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर इसका अपन देखते हैं तो लीवर में 4 लोब होते हैं, बड़ा दायां लोब और बायां लोब और छोटा कॉडेट लोब और क्वाड्रेट लोब। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मैं आपको लोब्स, ये देखिए, ये लोब है इसमें। तो मोस्टली इसको जो है 2 लोब में तो बांटा जाता है, राइट और लेफ्ट। बाकी टोटल इसको 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग हिस्से में। जैसे ये 5वां जो हिस्सा है ये यहाँ गॉल ब्लैडर के पास टच होता है, तो इसको 8 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। तो कॉडेड लोब आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर है, इस तरीके का, ये यहाँ पर। जब आप लीवर को ऐसा उल्टा कर देंगे तो उल्टा करके जब आप देखेंगे तो ये गॉल ब्लैडर आपको दिखने लगेगा। मोस्टली आपको गॉल ब्लैडर दिखेगा नहीं। तो गॉल ब्लैडर क्या है, उसके अंदर वाले हिस्से में रहता है। तो ये है। और इसमें लोब्यूलर स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रहता है। तो कॉर्डेट लोब हो गया इसका, क्वाड्रेट लोब हो गए, ये इसी के छोटे छोटे हिस्से हैं। तो इन लोब्स में अलग अलग चीजें हैं जिनका, जहाँ पर कहीं पे गॉल ब्लैडर है, कहीं पे जंक्शंस हैं जहाँ से हेपेटिक डक्ट वगैरह निकलती है। तो इसीलिए ये लोब्स के बारे में पढ़ा जाता है। और इसके बाद बाएं और दाएं लोब को, यानी लेफ्ट एंड राइट लोब को फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है द्वारा विभाजित किया जाता है। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहाँ पर है, देखा था हमने, ये है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो लिगामेंट है ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो इसको डिवाइड कर देगा। लीवर के लोब्स को आगे 8 खंडों में विभाजित किया जाता है जो हजारों लोब्यूल से बने होते हैं। तो ये जो है देखिए, ये हो गए लोब, राइट लेफ्ट, फिर इसको 8 भागों में डिवाइड किया। इन्हीं की सबसे छोटी जो इकाई होगी, सबसे छोटा जो पार्ट है, फिर आगे जाके इसको लोब्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लोब मतलब बड़ा हिस्सा, लोब्यूल्स मतलब छोटा। जैसे आर्टरी, एक बड़ी आर्टरी होती है, फिर जो है उसके आर्ट्रियोल्स होते हैं, यानी कि छोटा रूप हो गया। तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, लोब का ही एक हिस्सा है लोब्यूल्स, जो इसका और छोटा स्ट्रक्चर होगा। तो हम धीरे धीरे लीवर के अंदर जाएंगे, उसकी यात्रा करेंगे, तो हम उसके और गहरे छोटे छोटे पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लीवर को बांटा 2 भागों में, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। उसके बाद उसको डिवाइड किया 8 अलग अलग लोब्स में या हिस्सों में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे जो है लोब्यूल्स, यानी कि उसके छोटे हिस्से। और फिर उन लोब्यूल्स के अंदर होती है हेपेटोसाइट। तो हम पढ़ेंगे फिर हेपेटोसाइट के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हेपेटोसाइट्स के अंदर क्या क्या चीजें, स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अंदरूनी यात्रा पे निकलेंगे लीवर की। ठीक, तो जो लीवर के लोब्स हैं उनको 8 खंडों में विभाजित किया जाता है, जो कि हजारों छोटे लोब से बने होते हैं। इनमें से प्रत्येक लोब्यूल में एक नली होती है जो कि कॉमन हेपेटिक डक्ट की ओर बहती है, जो लीवर से पित्त को बाहर निकालती है। इसको समझने के लिए अ, आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए। तो ये जो है ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये जो दिख रहा है ये बाइलरी ट्री बोला जाता है इसको। तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट
ये है। तो यहाँ से जो भी लोब्यूल्स के अंदर से जो बाइल बनेगा, वह जो बाइल है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट के माध्यम से छोटे छोटे लोब्यूल से जो कलेक्टेड होगा, तो उस बाइल को लेके वो पहले कहाँ आएगा, आपके गॉल ब्लैडर में, और जरूरत के अनुसार फिर गॉल ब्लैडर से एम्पुला ऑफ वाटर से होते हुए, कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए डिओडिनम में, यानी कि छोटी आंतड़ी के पहले हिस्से में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा, तो जो लोब्यूल्स में एक नली होती है, उसके हम अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कौन सी नली होती है, जो कि सामान्य जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट की ओर बहती है, जो लीवर से बाइल को बाहर निकालती है। ठीक। तो लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं, उनको हम पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उनकी डिटेल्स में हम पढ़ाई करेंगे। तो लीवर के कुछ हिस्से हैं जिनमें हमने देखे, लीवर के लोब्स हो गए, ठीक, लोब्यूल्स हो गए, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो कि अभी मैंने पिक्चर में दिखाई थी आपको, कॉमन हेपेटिक डक्ट आप देखेंगे। अच्छा, ये चीज आपको यहीं पे अभी क्लियर कर देता हूं मैं। तो आप ये देखिए, ये जो येलो कलर, ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, ये बाइल डक्ट है। यही बाइल डक्ट जो है आगे जाके कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिल जाती है, यानी कि छोटे छोटी बाइल की नलिकाओं से जो है बाइल इकट्ठा होकर एक बड़ी नलिका में जाता है, जिसको कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। फिर वहां से इकट्ठा होकर वो लेफ्ट या राइट हो सकती है, फिर वहां से जो है बड़ी लेफ्ट राइट के बाद जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट में, और फिर वहां से गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा, और फिर जरूरत के अनुसार छोड़ दिया जाएगा। सो लीवर के अगर हम कुछ महत्वपूर्ण भाग देखें, तो उसमें आते हैं लोब हो गए, राइट लोब, लेफ्ट लोब, फिर लोब्यूल्स हो गए, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट जो कि लेफ्ट और राइट हो सकती है, फिर लिगामेंट्स हैं, उसमें फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ग्लिसन कैप्सूल है, हेपेटिक आर्टरी हो गई, है ना, लीवर को भी काम करने के लिए रक्त चाहिए, तो हेपेटिक आर्टरी। फिर लीवर की सेल के द्वारा जो भी कचरा है उसको वेन में भेजा जाता है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड को वेन में छोड़ा जाता है, तो उसको हेपेटिक पोर्टल वेन के माध्यम से जो है आगे भेज दिया जाता है, सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से, फिर वो हार्ट से होते हुए लंग्स में जाता है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन। और पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद सभी अंगों को जो है कवर करती है, डिसेंडिंग कॉलन को छोड़ के। सो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हो गए, लोब्स हो गए, लोब्स में लोब्यूल्स हो गए, फिर जो है इसमें हेपेटिक डक्ट हो गई, लिगामेंट्स हो गए, कैप्सूल हो गए, और जो है पेरिटोनियम है, और पोर्टल वेन। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट मैंने आपको दिखाया है कि ये जो है एक ट्यूब होती है जो कि बाइल को लीवर से बाहर ले जाती है, और यह दाएं और बाएं हेपेटिक नलिकाओं के उससे बनती है, जुड़ने से बनती है। ये आप देख रहे हैं ना, तो ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये है राइट हेपेटिक, इन दोनों के जुड़ने से क्या बन रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक। दूसरा है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट एक पतला रेशेदार लिगामेंट है जो लीवर को दो लोब दो लोब को अलग करता है, और इसे जो है एबिडोमिनल वॉल से जोड़ता है। फिर है ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल क्या होता है, ये ढीले कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है जो लीवर और उससे संबंधित आर्टरीज और नलिकाओं को घेरती है। ये अभी खाली ध्यान रखिए, फिर हम आगे जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तो और आपको मैं क्लियर कर दूंगा। हेपेटिक आर्टरी क्या काम करती है, ये मुख्य जो है मेन आर्टरी है, हेपेटिक आर्टरी है, जो कि लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पूर्ति करती है। और हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होती है, कि यह ऐसी रक्त नलिका है जो कि हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, स्टमक है, इन सब से जो रक्त आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो सब इसी में डाल दिया जाता है। तो ये क्या करती है कि जो इसको हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे जो भी हमारे गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, तो उन सब से रक्त को ले जाके कहाँ पे छोड़ती है? यकृत, यानी कि लीवर के अंदर जो है हेपेटिक पोर्टल वेन के माध्यम से ये सारा रक्त कलेक्ट होके पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर से गुजरता है। ठीक, लोब्स के बारे में मैंने आपको बताया, लोब्यूल्स के बारे में भी बताया। और पेरिटोनियम क्या है? एक कवर करने वाली एक झिल्ली है, एक रचना है, मेम्ब्रेन है ना। सो इस वो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये उसके कुछ मेन पार्ट हो गए। अब हम इनके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। सो कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है बाइलरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पिक्चर, हाँ, आपके सामने जो पिक्चर है इसी में आपको एक्सप्लेन, आप इसको देखते रहिए तो आपको समझना आसान होगा। ठीक। सो ये जो हमारा बाइलरी सिस्टम है, इसी को बाइलरी सिस्टम बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये बाइलरी सिस्टम है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट जो कि लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट से मिलकर बनती है। तो ये जो है बाइलरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि बाइल के प्रोडक्शन, सर्कुलेशन और स्टोरेज के लिए जिम्मेदार होता है। तो बाइल का उत्पादन कहाँ होगा? लीवर के अंदर होगा, है ना। ये जो लीवर है इसके अंदर क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। फिर सर्कुलेशन कहाँ से होगा या ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा? ये जो है ना बाइल डक्ट के माध्यम से होगा। ये छोटे छोटे जो है हेपेटिक डक्ट निकलेंगी, उनसे जो होते हुए जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा। फिर क्या होगा इसमें? स्टोरेज। तो स्टोरेज कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में होगा। अगर मान लीजिए किसी का गॉल ब्लैडर कट करके आपने निकाल दिया, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो बाइल है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन करके जो बाइल बना है वो यहाँ स्टोरेज नहीं होगा, वो डायरेक्ट यहाँ भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जरूरत के अनुसार ये एम्पुला बेटर में जो स्फिंक्टर है, वो स्फिंक्टर अपनी जरूरत के हिसाब से खुलता रहेगा। तो वो स्टोरेज नहीं होगा, डायरेक्ट जैसा बनेगा उस तरीके से वो वैसा यहाँ पे जरूरत के हिसाब से निकलता रहेगा। ये आजकल जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो इसको डॉक्टर लोग हटा देते हैं, कट करके अलग कर देते हैं, ये रास्ता बंद। यहाँ से फिर जो है जैसा बना वैसा इंटेस्टाइन में आता रहता है। ठीक। सो लीवर द्वारा उत्पादित क्या है? एक पाचन द्रव है। क्या है द्रव? पाचन द्रव, यानी कि डाइजेस्टिव लिक्विड है। तो ये किसे बोल रहे हैं? यहाँ पर बाइल जो है, बाइल एक लीवर के द्वारा बनाया गया एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है। ठीक। इसकी लोकेशन क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट की लोकेशन क्या है? यह जो है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में, देखिए इसका राइट एरिया में है। यहाँ पर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड कौन करता है लीवर को? कौन सी लिगामेंट करती है? मुझे जल्दी लिख के बताइए। अभी मैंने बताया था, कौन सी लिगामेंट लीवर को दो लोब्स में डिवाइड करती है? चैट में लिख के बताएं। वेरी गुड, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है। सो हम ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे, या थोड़ा और स्लो करना है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है,
ये लीवर के राइट लोब में मौजूद है ना। बाकी लेफ्ट लोब से भी यहाँ पे जो है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आएगी, और राइट जो हेपेटिक डक्ट है वो राइट लोब में से, और ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये हमारे राइट लोब में स्थित है। ठीक, इसका लोकेशन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन। सो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के माध्यम से इसका फॉर्मेशन होता है। और यह जो है ये दोनों दाएं और बाएं डक्ट के नलिकाओं के जंक्शन के द्वारा मिलाई जाती है। तो जहां पर दो रास्ते मिलते हो उस एरिया को क्या बोला जाता है, जंक्शन बोला जाता है। तो ये जंक्शन है यहाँ पे, है ना, और इसके जंक्शन के मिलने से क्या बनती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो ये एक निकलेगी आपके लीवर के राइट लोब से, एक लिख देगी लीवर के लेफ्ट लोब से, बाइल को बाहर निकालती हैं और आगे किस में डाल देती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसका पाथवे क्या है, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट लीवर से डियोडिनम की ओर फैली हुई है और यह नीचे की ओर जाती है, और अंततः सिस्टिक डक्ट जो कि जो गॉल ब्लैडर की थैली से बाइल को ले जाती है के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। इसका पाथवे क्या है, पाथवे देखेंगे तो ये यहाँ से निकलेगी कॉमन बाइल डक्ट, तो ये सिस्टिक डक्ट से मिलेगी, और सिस्टिक डक्ट से मिलके क्या फॉर्मेशन करेगी, कॉमन बाइल डक्ट। तो पहले देख लीजिए, राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ने मिलके क्या बनाया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट किससे निकलती है, गॉल ब्लैडर से। तो ये दोनों मिलके क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, जो कि कहाँ जाके ओपनिंग होती है इसकी, डियोडिनम में होती है इसकी ओपनिंग। ठीक, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट भी मिलके एक जंक्शन बना रही हैं, और ये आगे जाके जो है एम्पुला ऑफ बेटर बनता है, जहां पर फिर इसकी ओपनिंग रहती है, और जो है अपना बाइल जो है जिसे पित्त भी बोला जाता है उसको वहां पर छोड़ दिया जाता है, जितनी जरूरत होती है उतनी मात्रा में भेजा जाता है। तो ये इसका हो गया पाथवे। कॉमन बाइल डक्ट इसका जो पार्ट है, कॉमन बाइल डक्ट क्या है कि कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के मिलने से बनने वाली कॉमन बाइल डक्ट पित्त को, मैं यहाँ अगर पित्त वर्ड यूज करूं तो आप समझिए बाइल की ही बात हो रही है, या बाइल शब्द यूज करूं तो आप उसको समझे पित्त की बात हो रही। ठीक, सो कॉमन बाइल डक्ट जो है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के मिलने से बनती है, बनने वाली जो है कॉमन बाइल डक्ट होती है, और यह पित्त को यानी कि बाइल को डियोडिनम में ले जाती रहती है। यह बैटर के एम्पुला में डियोडिनम में खुलने से पहले पेनक्रियाज से होकर गुजरती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट से यहाँ पर मिलती है और एम्पुला ऑफ बेटर से यहाँ पर अपने बाइल को छोड़ती है। ओके, अब इसके फंक्शन क्या है, कॉमन हेपेटिक डक्ट के फंक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। सो कॉमन हेपेटिक डक्ट का प्राथमिक कार्य यानी कि प्राइमरी काम लीवर द्वारा उत्पादित किया हुआ यानी बनाया हुआ पित्त को या बाइल को कॉमन बाइल डक्ट में ले जाना। किसका काम है ये, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कहाँ पर है ये, यहाँ पर देखेंगे ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये ठीक, आप पिक्चर देखते जाइए आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। ठीक है, सो कॉमन हेपेटिक डक्ट का प्राइमरी काम है कि लीवर द्वारा बनाया गया बाइल को कॉमन बाइल डक्ट में ले जाना और फिर उसे छोटी आंत में पहुंचाता है। बाइल जो है फैट और फैट में घुलनशील विटामिन के पाचन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक, ये पहला काम हो गया किसका, कॉमन हेपेटिक डक्ट का। दूसरा काम है रेगुलेशन। कॉमन हेपेटिक डक्ट के माध्यम से
बाइल के जो फ्लो को रेगुलेट कर किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बाइल को आवश्यकता अनुसार डिओडिनम में छोड़ा जाए, विशेष रूप से पाचन तंत्र में फैट की उपस्थिति के जवाब में। यानी कि कितनी मात्रा में आपने फैट खाया है उतनी ही मात्रा में जो है बाइल को भेजा जाएगा फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए। इमल्सिफाई मतलब फैट के कणों को अलग अलग कर देना, ताकि जो लाइपेज एंजाइम है वो लाइपेज एंजाइम जो है फैट को डाइजेस्ट कर सके। अब यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं कि लाइपेज क्या होता है और लाइपेज का काम क्या होता है। तो लाइपेज एक तरह का एंजाइम है जो कि फैट्स को पचाता है। तो आपसे एक प्रश्न है, लाइपेज कहाँ पर बनता है और फैट्स को वह किस चीज में तोड़ता है, या फैट्स टूटने के बाद कौन सी चीजों में टूट जाता है। ये दो प्रश्नों का जवाब आप मुझे लिखकर बताएं कि लाइपेज कहाँ पर बनता है और फैट्स को जब लाइपेज पचाता है तो वह किन चीजों में टूटता है या कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, पेनक्रियाज एंड फैटी एसिड, और एक और मॉलिक्यूल है, एक और उसका प्रोडक्ट है। पेनक्रियाज सही है। फैट्स को डाइजेस्ट करने के बाद फैट्स कौन से दो भागों में मेनली तोड़ा जाता है लाइपेज के द्वारा, उसमें एक जवाब आ गया फैटी एसिड एंड दूसरा है ग्लिसरॉल, है ना। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इसको तोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो लाइपेज जो है वो पैनक्रियाज में बनता है और फैट्स को जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो रेगुलेशन में जब हमने देखा कि कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या करती है, बाइल को रेगुलेट करती है कि कितनी मात्रा में डिओडिनम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर छोड़ा जाए। तो जितनी मात्रा में आपने फैट्स खाया है उस हिसाब से जो है जरूरत के हिसाब से उतना जो है बाइल भेज दिया जाता है। अगर आपने कभी ज्यादा भोजन कर लिया या उसमें ज्यादा फैट वाला भोजन आप कर लेते हैं तो ये लोड किस पे जाता है, लीवर पे जाता है और गॉल ब्लैडर पे जाता है। वहां से उस हिसाब से ज्यादा मात्रा में जो है पित्त छोड़ दिया जाता है। यह कभी ऐसा हुआ कि उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, आपने फैट खा लिए तो वो फैट का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, तो फिर आपको जो है छाती में जलन महसूस होगी, एसिडिटी महसूस होगी, क्योंकि वो जो है वहां पर शांत नहीं हो पाया। सो उसका रेगुलेशन करना ये एक बहुत बड़ा काम है। और एक हमने देखा उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, ये काम किसके हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट, जैसा कि आपने पिक्चर में आप देख रहे हैं। ठीक, सो लीवर द्वारा बनाया हुआ बाइल जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट के माध्यम से यहाँ पर डिओडिनम में छोड़ा जाता है, पर उसको छोड़ने से पहले वो यहाँ पर गॉल ब्लैडर के अंदर कंसंट्रेट होता है। ठीक, सो कंसंट्रेट किया हुआ बाइल ही जो है ठीक ढंग से फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद कर सकता है। अगर वो डाइल्यूट ही है तो वो उतनी मदद नहीं कर पाएगा। सो गॉल ब्लैडर क्या करता है, जितनी मात्रा में बनाया है बाइल को उसको जो है कंसंट्रेट करके उसकी आधी से भी ज्यादा बहुत कम मात्रा में उसको बहुत गाढ़ा कर देता है वो। इस वजह से ये हो गया। तो इसमें इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप समझ लीजिए, बाद में बीमारियों को हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड आपके मैं क्लियर कर दूंगा जो रिपोर्ट्स में जब आप देखते हैं। सो पहला क्या है, कोलेस्टेसिस। अभी तक आप क्या देखते हैं, एक शब्द सुना है आपने, कैलकुली, कैलकुलस। ठीक,
ये शब्द आपने सुने हैं। कुछ शब्द रिपोर्ट्स में जो लिखे हुए आते हैं उनमें एक शब्द आता है कोलेस्टेसिस। ये क्या होता है? अब आपको सिर्फ पता है एक ही तरह की चीज कि भाई स्टोन कहाँ बनते हैं, गॉल ब्लैडर में बनते हैं। ये हमको मोटी तरह से जानकारी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्टोन होते हैं वो अलग अलग जगह बनते हैं। सो उनके अलग अलग जगह बनने की जगह और जहां वो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं या जिस रास्ते को वो रोकते हैं उस रास्ते से संबंधित बीमारी होती है। तो उन रास्तों के हिसाब से क्या बीमारी होगी हम थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे, फिर हम अगले पार्ट पे जाएंगे। अभी हम पहले ही पार्ट पे हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट में। तो इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स होंगी उन पे थोड़ा सा हम देखेंगे। तो पहला है कोलेस्टेसिस। यदि कॉमन हेपेटिक डक्ट में कोई रुकावट या कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होगा कि उसका जो नॉर्मल साइज मान लीजिए इतना है और वो और छोटा हो जाए, तो ये उसका संकुचन हो गया, कंप्रेशन हो गया, है ना, उसका साइज छोटा हो गया। तो किसी तरह की रुकावट, या तो वो पूरी तरह से बंद हो जाए, वहां रुकावट आ जाए, या फिर वो सिकुड़ जाए, तो इस स्थिति को बोला जाता है कोलेस्टेसिस। CHOLESTASIS, कोलेस्टेसिस नामक स्थिति को जन्म दे सकता है। अगर यहाँ पर ये स्थिति बनती है तो इससे क्या होगा कि जो बाइल का प्रवाह है वह कम हो जाएगा या रुक जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि त्वचा और आंखों का पीला पड़ना और गहरे रंग का मूत्र और पीला मल हो जाता है। तो मोशन भी जो है ज्यादा डार्क येलोइश हो जाएगा, यूरिन भी जो है डार्क येलोइश हो जाएगी, और परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, इससे पीलिया भी हो सकता है, जिसमें त्वचा और आंखों का पीला पड़ना होता है। तो एक प्रॉब्लम हुई कॉमन हेपेटिक डक्ट से संबंधित, क्या है उसका नाम? कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस, CHOLESTASIS। ठीक। दूसरी प्रॉब्लम कोलेस्टाइटिस और कोलेडो कोल कोलिथियासिस। पहले है कोलसिस्टाइटिस एंड उसी के साथ में है कोलेडो कोलिथियासिस। ठीक, ये नाम हो गए। तो इसमें ये कंडीशन में क्या होती है कि अगर कोलेडो कोलिथियासिस मतलब पित्त की पथरी या स्टोन, समझ लीजिए उसको स्टोन, ठीक। तो ऐसी स्थितियों में कॉमन हेपेटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट जो है अवरुद्ध हो जाती है, जिसमें कि सूजन या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। इस कंडीशन को बोलते हैं कोलसिस्टाइटिस या फिर कोलंजाइटिस हो सकता है। तो इसके लक्षणों में देखा जाएगा कि इसमें पेट में दर्द, बुखार और मितली शामिल हो सकती है। ठीक। तो यहाँ पिक्चर में आप देखिए, या तो यहाँ पर जो है किसी तरह की रुकावट आ जाए, ठीक, कोलेस्टेसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ का साइज कम हो जाए, या फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पर स्वेलिंग आ जाए। ठीक, सूजन के कारण भी ये रास्ता जो है बंद हो सकता है, या फिर यहाँ पर कोई स्टोन फंस जाए जो कॉमन बाइल डक्ट के बीच में और कॉमन हेपेटिक डक्ट के बीच में फंस जाए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कोल सिस्टाइटिस देखा, यानी कि ये जो सिस्टिक डक्ट है यहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन आ जाए। ठीक। कोलेस्टेसिस देखा, और हमने क्या देखा, कोलेडो कोलिया कोली कोलिथियासिस, है ना, ये हमने देखा। कोलसिस्टाइटिस का एक और जो नाम बोला उन्होंने, कोलसिस्टाइटिस या कोलेंजाइटिस भी हो सकता है, जो कि कॉमन बाइल डक्ट जो है उसमें किसी तरह का अवरुद्ध हो जाए, वो रुक जाए, जिसमें कि सूजन हो। अब ये सूजन जो है किसी भी कारण से आ सकती है, कोई मार लगने से आ जाए, या किसी तरह के संक्रमण होने से या इन्फेक्शन होने से हो सकती है। ठीक है।
तो ये जब होगा तो इसमें भी जो है लक्षण में देखा जाएगा तो खासकर पेट दर्द होगा, बुखार होगा और निकली आएगी। तो अक्सर जब इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो बुखार जो है आ जाता है। इसके इलाज के लिए क्या होती है, कोलसिस्टेक्टोमी होती है, यानी कि सीधा उसको हटा दिया जाता है। चोट को रोकने के लिए और उचित प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए ये जो क्या करते हैं उसको हटा देते हैं या उस हिस्से को काट देना है, जिससे कि ये मेडिकल फील्ड का काम है। ठीक। एक और प्रॉब्लम हो सकती है, हमने इसमें कैंसर भी हो सकता है। तो ट्यूमर जो है सामान्य यानी कॉमन हेपेटिक डक्ट में या उसके आसपास अगर डेवलप हो सकते हैं, तो जिससे क्या हो सकता है कि कॉमन हेपेटिक डक्ट में कैंसर होगा, जिसको कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। ये ट्यूमर जो है किसी भी तरह से वहां के जो बाइल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो रास्ता है, जो निकलने का रास्ता, उसको किसी भी तरह से बाधित कर दे। तो ये एक प्रॉब्लम और हो सकती है, या तो कैंसर हो सकता है, या वहां सूजन आ सकती है, या स्टोन फंस सकता है, या फिर किसी कारण से वहां पर जो है हार्डनेस आ जाए, या फिर वहां पर जो है किसी तरह का रास्ता रुक जाए। तो ये 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो हमने क्या क्या देखा कि इसमें कोलेस्टेसिस हो सकता है, फिर कोलसिस्टाइटिस और कोलेडोकोली कोलिथियासिस। ठीक, ये हो सकता है। या किसी तरह की जो है सर्जरी से भी जो है वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, या सर्जरी के माध्यम से भी इशू हो सकते हैं। तो ये हो सकता है। या फिर जो है कोलिंजियो कार्सिनोमा, जो कि उधर अगर कोई किसी तरह का ट्यूमर बनता है उस एरिया में, तो उसके माध्यम से भी वहां पर बाइल के प्रवाह में रुकावट आ सकती है। सो इनके जो है ठीक करने के लिए या जो भी डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई निकाल सकते हैं। ठीक। तो एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इनसे देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वहां पर क्या रुकावट है या क्या प्रॉब्लम है। फिर एक और प्रक्रिया होती है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, ईआरसीपी बोला जाता है इसको। तो ये भी किया जा सकता है उन सब चीजों का पता लगाने के लिए। फिर एक होता है हिपेटोबाइलरी स्किंटिग्राफी, HIDA स्कैन बोलते हैं इसको, जिसमें कि लीवर और बाइल डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है शामिल है। इनमें देखा जाता है कि कितने तरीके से फ्लो जो है कितना बराबर है या नहीं। सो ये हमारा अभी एक टॉपिक क्लियर हुआ, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक, 1 मिनट का हम गैप लेंगे, आप लोग भी पानी पी लीजिए, फिर हम एक 15 मिनट और क्लास करेंगे। क्लास समझ में आ रही सभी को? जो भी सवाल होंगे हम लास्ट में टाइम मिलेगा तो एक 5-10 मिनट में आपके सवाल ले लेंगे, अभी हैंड रेज ना करें, है ना। तो अभी हमने एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लीवर का, कॉमन हेपेटिक डक्ट, उसके बारे में पढ़ा। एक क्वेश्चन है, कॉमन हेपेटिक डक्ट कौन सी दो हेपेटिक डक्ट से मिलकर बनती है? उसका आंसर आप लिखें चैट में। फिर हम जो है अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और कॉमन हेपेटिक डक्ट लीवर के कौन से लोब में स्थित रहती है, या वहां पर कौन से लोब से ये निकलती है, ये एक क्वेश्चन बनता है। वेरी गुड। लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट से मिलकर बनती है। वेरी गुड, राइट लोब। बहुत अच्छा। तो आप सभी लोग काफी कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिगामेंट्स ऑफ लीवर। सो लीवर की कौन कौन सी लिगामेंट्स हैं जो लीवर को एक मजबूती प्रदान करने में अपनी हेल्प करते हैं। सो हम लिगामेंट का जो है यहाँ पर एक पिक्चर रखेंगे जिससे समझना हमको आसान हो जाएगा। चलिए, तो आपके सामने पिक्चर है, आप इसमें नाम देख सकते हैं। अभी हम उनका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। सरोज जी, हम जो है अभी हैंड रेज ना करें, क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, है ना, समय मिलने पे। फिर क्या है, हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, इसीलिए। सो जो लिगामेंट है ये क्या करती हैं, किसी भी तरह से किसी ऑर्गन को मजबूती प्रदान करती हैं। सो लीवर एब्डोमिनल कैविटी में आसपास के जो स्ट्रक्चर से लिगामेंट की एक श्रृंखला द्वारा जुड़ा होता है। अलग अलग लिगामेंट आप पिक्चर में देख रहे होंगे। सो ये लिगामेंट जो है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक, यानी कि जुड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और यह लीवर की स्थिति को स्थिर करने में मदद करते हैं। तो एक चीज आप देखिए कि हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं सब फिक्स हैं। तो जब कभी आप उल्टा लटकते हैं तो ये सारे ऑर्गन क्यों, ऐसा नहीं होता कि जो गले की तरफ आ जाए, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं? क्या कारण है इनका, कि जिसकी वजह से हम उल्टा भी लटके हैं या किसी भी पोस्चर में रहें, ये ऑर्गन अपनी ही जगह फिक्स रहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो लिगामेंट है और पेरिटोनियम है और कनेक्टिव टिश्यूज जो भी हैं, ये इसको पकड़ के रखते हैं। हर ऑर्गन को एक पैक करके मजबूती के साथ उसको पकड़ के रखते हैं। तो वो जो है अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। नहीं तो आपके पोस्चर बदलने से या उल्टा लटकने से ये सारे ऑर्गन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दूसरी तरफ लटके तो फिर वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसीलिए ये जो लिगामेंट होती हैं ये पकड़ के रखती हैं, ये लिगामेंट जुड़ी रहती हैं। तो ये लिगामेंट कहाँ पे जुड़ी हुई है, आपके एब्डोमिनल जो वॉल रहती है, एब्डोमिनल कैविटी जो है उसमें ये। हाँ, स्पाइन जो है, जब स्पाइन स्पाइन का अभी हम यहाँ पर लीवर को देख रहे हैं, तो स्पाइन भी जो है इसी तरह से लिगामेंट। देखिए हर जॉइंट्स के पास जो है कुछ ना कुछ लिगामेंट मौजूद है। जैसे घुटने के पास लिगामेंट मौजूद है, हर ऑर्गन के पास, ज्यादातर ऑर्गन जैसे लीवर है, तो इन सब चीजों को क्या है, वो पकड़ के मजबूती से रखती हैं ताकि कोई भी जो है चीज स्थिर बनी रहे। अब मान लो किसी की घुटने की लिगामेंट टूट जाती है, एसीएल टीयर हो जाता है, ठीक। तो अगर वो टूट जाए तो फिर वो जॉइंट जो है लटक जाएगा, उसमें कोई मजबूती नहीं रहेगी, ठीक। क्योंकि ये लिगामेंट के माध्यम से ही वो जुड़ा हुआ है। तो ये लिगामेंट क्या है, किसी ऑर्गन को मजबूती से स्थिर रखने में काम आती है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लीवर की लिगामेंट के बारे में।
ठीक। सो पहली लिगामेंट है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो एक चौड़ा पतला लिगामेंट जो डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर मतलब सामने वाली जो एब्डोमिनल वॉल है या जो लेयर है, से लीवर तक फैला होता है और यह वी आकार का होता है और लीवर को उसके दाएं और बाएं लोब में विभाजित करता है। इसको थोड़ा सा, इसका दूसरा एक पिक्चर हम देखते हैं, इसको थोड़ा समझना आसान होगा आपको। ओके। तो ये एक पिक्चर। तो अभी आपके सामने एक पिक्चर आएगी, उसमें थोड़ा सा लिगामेंट को समझना आसान हो जाएगा। ये एक पिक्चर आप देखिए इसमें।
तो डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था ये जो है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी रहती है और ये एक वी आकार की होती है और लीवर को दो भागों में बांटती है। तो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, मैं उस पर कर्सर रख के आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पर, ये एंटीरियर वॉल हो गई पेट की। इसके सामने वाला जो हिस्सा आएगा यहाँ पर, ये एक लेयर होगी जिसमें हमारा पेट रहता है ना। सो ये एंटीरियर वॉल से ये जो है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ये इससे जुड़ा रहेगा। ठीक, साइडों में भी ये जुड़ी रहेगी। ये हमारा स्टमक है ना। तो इन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि आपके पेट को आगे से काट दिया है। अब आगे से काट दिया तो कैसा दिखेगा, तो इस तरीके से, जैसे ये गॉल ब्लैडर है। ठीक, ये जो है लिगामेंट है, तो इनके अलग अलग जगह पे जो जुड़ी हुई है उनके नाम अलग अलग हैं। ये सारी अलग अलग लिगामेंट होती है। ठीक, तो उनके बारे में अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट लिगामेंट देखी है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि ये है ना? ये जो दो भागों में डिवाइड कर रही है, ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ठीक, इसका फंक्शन क्या है, तो यह लीवर को डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से सुरक्षित करने में मदद करती है। यह लीवर के बाएं यानी लेफ्ट और राइट लोब के लिए एक सीमा का काम करती, सीमा के रूप में भी कार्य करती। ठीक, सो डायफ्राम कहाँ होता है, डायफ्राम यहाँ ऊपर होता है ना। ये जो हिस्सा है यहाँ पर डायफ्राम से बचाती है, डायफ्राम उसको प्रोटेक्शन देता है, और सामने जो है एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी होती है। तो अगर किसी को यहाँ मुक्का मार दे तो लीवर को आघात पहुंचने से, चोट पहुंचने से भी ये बचाती है। एनाटॉमिकल रिलेशन क्या है, तो देखा जाए तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, तो लीवर के सामने वाला जो सरफेस है, एंटीरियर सरफेस जो है, वह नाभि तक फैला हुआ रहता है। तो यह नाभि तक जारी रहता है या उससे जुड़ा हुआ रहता है। जहां यह लीवर का राउंड लिगामेंट, जिसे लिगामेंट टेरिस बोलते हैं, वहां पर ये जुड़ा होता है। अब ये राउंड लिगामेंट या जिसे गोल लिगामेंट बोला जाता है, ये लिगामेंटम टेरिस कहा जाता है। तो उसके बारे में देखते हैं, लिगामेंटम टेरिस और राउंड लिगामेंट कहाँ पर है। एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। लिगामेंटम, चलिए ये आपको पिक्चर से आसानी में समझ में आ जाएगा। मैं एक दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो राउंड लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे।
चलिए, यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे, ये जहां मेरा कर्सर है ये राउंड लिगामेंट है, हेल्सीफॉर्म लिगामेंट से जुड़ा हुआ ही राउंड लिगामेंट। तो अभी हम, क्योंकि हमारा लिगामेंट का टॉपिक चल रहा है, तो पहले हमने देख लिया है हेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक, सो ये राउंड लिगामेंट है। आगे और भी लिगामेंट आएंगी तो उनके बारे में आप अभी ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। चलिए, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, आप पिक्चर को ध्यान में रखिए। सो इसको लिगामेंट, लिगामेंटम टेरेस भी बोला जाता है और राउंड लिगामेंट भी बोला जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या है? यह एक फाइब्रस कॉर्ड जो नाभि से लीवर के अम्बिलिकल आर्च तक जो है, अम्बिलिकल नॉच ऑफ द लीवर, उससे जुड़ा रहता है। तो यह जो है अम्बिलिकल वेन जो कॉर्ड जो जुड़ी होती है, उसका एक शिरा होता है, ये उसका एक अवशेष है जो कि प्लेसेंटा से फीटस तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। क्या? अम्बिलिकल वेन। यहाँ पर उल्टा हो जाता है सिस्टम, अम्बिलिकल वेन और आर्टरीज की उस सिस्टम में देखा जाता है। तो ये क्या करती है, तो ये क्या है लिगामेंटम टेरेस, ये जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय जो है ये यहाँ से जुड़ा रहती है। क्या जुड़ी रहती है? अम्बिलिकल जो वेन है वो यहाँ पर कनेक्टेड रहती है, तो उसका एक अवशेष है, ये बचा हुआ हिस्सा है। ठीक, इसका काम क्या होता है कि यह जो है फीटस के जीवन के दौरान प्लेसेंटा से फीटस तक या भ्रूण तक ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने के लिए कार्यात्मक रहता है। तो जन्म के बाद यह एक रेशेदार संरचना बन जाती है, एक तरह की फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे डेवलप हो जाता है। शारीरिक कनेक्शन, इसका एनाटॉमिकल बेस क्या है? यह फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के भीतर पाया जाता है और अम्बिलिकल नॉच पर लीवर से जुड़ता है। तो ये हो गया राउंड लिगामेंट। नेक्स्ट है कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट क्या है? यह एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो लेयर से ये बना होता है और लीवर को डायफ्राम से कनेक्ट करता है। तो यह लीवर के ऊपरी हिस्से के चारों ओर एक तरह का मुकुट बनाता है, क्राउन बनाता है। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, एक तरह का ये जो क्राउन जो बन रहा है ना, ये कोरोनरी लिगामेंट बनाती है और ये किससे कनेक्टेड करती है लीवर को? डायफ्राम से। ये कोरोनरी लिगामेंट, ये पूरा ऐसा उसी का है। तो ये एक तरह का क्राउन बनता है यहाँ पर। ठीक? काम क्या है इसका? यह लीवर को डायफ्राम से जोड़कर स्थिर करने में मदद करता है। शारीरिक संबंध इसका क्या कैसा है? एनाटॉमिकल रिलेशन अगर देखा जाए तो यह, सो कोरोनरी लिगामेंट लीवर की ऊपरी सतह को डायफ्राम से जोड़ता है और दाएं और बाएं जो ट्राइएंगुलर लिगामेंट रहती हैं बनाने के लिए पीछे से ये इसको फैलाता भी है, तो उससे कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये राइट ट्राइएंगुलर लिगामेंट है और लेफ्ट ट्राइएंगुलर, यही जो है आगे जाके फैल जाता है, ये लीवर को कवर करता है। ठीक है, तो ये उसका एक हिस्सा ऐसा कट करके आपको दिखाया जा रहा है, नहीं तो ये उसको कवर कर देता है, पूरा लीवर को जो है मजबूती से कवर करके
डायफ्राम से मजबूती से पकड़ के रखता है। ठीक, तो कोरोनरी लिगामेंट ये आगे जाके राइट ट्राइएंगुलर लिगामेंट और लेफ्ट में फैल जाता है और डायफ्राम से लीवर को कनेक्ट करके रखता है। ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट हो, चाहे कोरोनरी लिगामेंट हो, और फिर उसी के हिस्से राइट, क्योंकि ये राइट साइड है तो इसीलिए राइट ट्राइएंगुलर लिगामेंट, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ट्राइएंगुलर लिगामेंट। ठीक, ये होगा। सो ये अतिरिक्त जो राइट एंड लेफ्ट जो ट्राइएंगुलर लिगामेंट है, ये उसको अतिरिक्त सपोर्ट देती है एक तरह से एक्स्ट्रा। ठीक, फिर है लिगामेंटम वेनोसम, और फिर है हेपेटोडियोडिनल लिगामेंट है, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है। ये 3 लिगामेंट और हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिए आगे। और इसमें ये थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से आगे कवर अप करेंगे। कुछ लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे, बाकी के जो आगे के हिस्से हैं उनको हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम इसको विराम देते हैं, फिर हम जो है आगे अगली क्लास में आगे के हिस्सों को पढ़ेंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमें पढ़नी है। अभी हम सेल तक तो पहुंचे ही नहीं है बराबरी से।